प्रक्रिया, ऊर्जा का निर्माण और सजीव, इसे पढ़ा गया। आज जो सेकंड पार्ट है, कुछ भोज्य घटक और प्राप्त होने वाली ऊर्जा तथा कोशिका विभाजन एक जीवन प्रक्रिया, इसे पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आज एक निर्देश आया है जिसके अंतर्गत कुछ पोर्शन को कट किया गया है, साथ में उसकी भी जानकारी देते चलेंगे कि किस किस बातों को इस साल के लिए निकाल दिया गया है, तो वो भी बातें बीच बीच में हम करते रहेंगे। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। भोजन के विभिन्न घटकों द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा। आवश्यकता से अधिक खाए गए कार्बोज पदार्थ शरीर में यकृत और स्नायुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। तो आवश्यकता से अधिक, हमारा भोजन का जो मुख्य स्रोत है वह कार्बोज है, ऊर्जा का यह मेन मुख्य आधार है। और जब उसे आवश्यकता से अधिक अगर हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वह शरीर में स्थित यकृत और स्नायुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। प्रोटीन किससे प्राप्त होता है, किससे बने होते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो प्रोटीन, अमीनो अम्ल के कई अणु आपस में जुड़कर बनने वाले महाअणु को प्रोटीन कहते हैं। यह परिभाषा हुई। अमीनो अम्ल के कई अणु आपस में जुड़कर बनने वाले महाअणु को प्रोटीन कहते हैं। प्राणीजन्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रोटीनों को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीनों से भी प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी उतनी ही ऊर्जा मिलती है। कार्बोज और प्रोटीन दोनों से ही प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। प्रोटीनों का पाचन होने पर अमीनो अम्ल बनता है। यह अमीनो अम्ल शरीर में अवशोषित कर लिया जाता है और रक्त द्वारा प्रत्येक अंग और कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अलग अलग अंग और कोशिका उन अमीनो अम्लों से उन्हें या शरीर को आवश्यकता ऐसे प्रोटीन तैयार करती हैं। तो अमीनो अम्ल के रूप में रक्त के माध्यम से यह प्रोटीन पहुंच जाता है। शरीर के जिन अंगों को या कोशिकाओं को उनकी आवश्यकता होती है, उस हिसाब से वे प्रोटीन को ग्रहण करते हैं। और किस प्रकार से शरीर के अंदर प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है, उसका कौन सा प्रकार है, उसे हम यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे त्वचा, प्रोटीन की स्थिति त्वचा है, त्वचा में प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन जो प्रकार है वह मिलेनिन, रंग द्रव्य और कैरेटिन के रूप में प्रोटीन यहाँ पर मिलता है। हड्डियों की बात करें, हड्डियों में आसिन नामक प्रोटीन के रूप में पाया जाएगा। कोशिका में प्रद्रव्य पटल के प्रोटीन, विभिन्न प्रकीर्णव, स्वादुपिंड में इंसुलिन, ट्रिप्सिन, पीयूषिका ग्रंथि में विविध संप्रेरक, स्नायु में एक्टिन और मायोसिन, ये लचीले प्रोटीन हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन, प्रतिपिंड। ठीक है, तो प्रोटीनों के पाचन के बाद बनने वाला अमीनो अम्ल प्रोटीन कहाँ पर बनते हैं, अंग और किस प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, उसे यहाँ पर बताया गया है। इसे सदैव ध्यान में रखें। यह जो टॉपिक है इस साल के लिए इसे हटा दिया गया है। ठीक है, आगे थोड़ा सोचिए। स्निग्ध पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं? स्निग्ध, अब ये प्रोटीन की बात हो गई है, अब आगे का चलते हैं स्निग्ध पदार्थ की ओर। ठीक है, तो स्निग्ध पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। स्निग्ध पदार्थ मतलब देखेंगे आप, तेल, मक्खन, घी, तिलहन जैसे पदार्थों से हमें स्निग्ध पदार्थ प्राप्त होते हैं। स्निग्ध से तात्पर्य है जो कि चिकनाहट उत्पन्न करते हैं। चिकनाहट जैसे हाथ में अगर आप लेते हैं तो उसे चिकनाहट जैसा दिखाई देता है। स्निग्ध के बारे में पढ़ते हैं। स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल के अणु विशिष्ट रासायनिक बंधों से जुड़कर बने हुए पदार्थों को स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो वह जो स्निग्ध पदार्थ होते हैं वह मुख्य रूप से स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल के अणु के द्वारा रासायनिक संयोग बंधों द्वारा वे जुड़े होते हैं। हमारे द्वारा शरीर के द्वारा सेवन किए गए स्निग्ध पदार्थों का पाचन होता है, अर्थात उसका रूपांतरण स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल में किया जाता है।
स्निग्ध अम्ल का अवशोषण होकर शरीर के सभी भागों में उन्हें पहुंचाया जाता है, जिसका उपयोग करके विभिन्न कोशिकाएं उनके लिए आवश्यक पदार्थों की निर्मित करती हैं। उदाहरण के तौर पर कि कहाँ पर स्निग्ध का पदार्थों का इस्तेमाल होता है, उसमें है कोशिका का प्रद्रव्य पटल बनाने के लिए लिपिड नामक अणु की आवश्यकता होती है। किसकी? लिपिड नामक अणु की आवश्यकता होती है, जो कि स्निग्ध अम्ल के द्वारा ही बनता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन, ऑल्डोस्टेरॉन जैसे संप्रेरक तंत्रिका कोशिका के अक्ष तंतु के चारों ओर आवरण बनने के लिए स्निग्ध अम्लों का उपयोग होता है। तंत्रिका कोशिका का जो डायग्राम है वह कक्षा 9वीं में हम पढ़ चुके हैं। उसके चारों तरफ जो अक्ष तंतु होते हैं, अक्ष तंतु के चारों तरफ तंत्रिका कोशिका के अंतर्गत जो अक्ष तंतु होते हैं, उनके चारों तरफ का जो आवरण होता है वह भी स्निग्ध अम्लों के द्वारा ही बनता है। स्निग्ध पदार्थों से हमें प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा मिलती है। तो स्निग्ध पदार्थों से सर्वाधिक मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी। रोज की आवश्यकता से अधिक सेवन किया गया स्निग्ध पदार्थ शरीर में चर्बी युक्त संयोजी ऊतकों के रूप में संग्रहित करके रखा जाता है। तो अगर आवश्यकता से ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वह चर्बी युक्त ऊतक के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। आगे देखते हैं। विचार कीजिए, कई बार आपके मुंह में छाले आ जाते हैं, उस समय आप तीखे पदार्थ नहीं खा सकते। ऐसा हमें देखने को मिला है, अनुभव हुआ है। कुछ लोगों को बाल्यावस्था व युवावस्था में रात के समय दिखाई नहीं देता। तो ये कारण क्या है? ये कारण है, ऐसा क्यों होता, पहले वो समझ लेते हैं। तो आहार में जीवन सत्वों की कमी के कारण मुंह में छाले पड़ते हैं। अतः मुंह में छाले पड़ने से गर्म और मसालेदार खाने से असह्य वेदना उत्पन्न होती है। विशेषतया यह जो होता है वह जीवन सत्व बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण मुंह में छाले पड़ते हैं। आगे, कुछ लोगों को बाल्यावस्था या युवावस्था में रात को दिखाई नहीं देता, कठिनाई होती है, तो उसका कारण है जीवन सत्व ए की कमी। नेत्रों की उत्तम दृष्टि के लिए जीवन सत्व ए की आवश्यकता होती है। अगर आहार में विटामिन ए की कमी हो तो ऐसा दिखाई देता है, बाल्यावस्था में या युवावस्था में रात को देखने में कठिनाई होती है। तो हम जो है अब तक कार्बोज के बारे में पढ़े, प्रथिन के बारे में पढ़े, स्निग्ध अम्ल के बारे में पढ़े। ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इससे यह मालूम पड़ रहा है कि आगे जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वह जीवन सत्व के बारे में लेंगे। तो जीवन सत्व या विविधतापूर्ण रासायनिक पदार्थों का ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक पदार्थ की शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है। जीवन सत्व के प्रमुखतः 6 प्रकार हैं, ए, बी, सी, डी और के। इनमें से जीवन सत्व ए, डी, ई और के जो हैं वह स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील हैं, जबकि जीवन सत्व बी और सी जो है वह जल में घुलनशील होता है। हमने देखा है कि ग्लूकोज का विघटन और क्रेब चक्र, इन अभिक्रियाओं में FADH2 और NADH2 बनते हैं। इनके निर्माण में क्रमशः राइबोफ्लेविन जीवन सत्व B2 और निकोटिनामाइड जीवन सत्व B5 का उपयोग किया जाता है। तो जीवन सत्व का भी हमारे संतुलित आहार में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मात्रा में इनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अगर उस मात्रा में अगर जीवन सत्व को हम ग्रहण नहीं करेंगे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमें दिखाई देती है। थोड़ा सोचिए का ये जो 3 हिस्सा है वह भी इस साल के लिए कट कर दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेट मेरा मित्र इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पर पानी की बात हो रही है, तो संतुलित आहार के साथ साथ जहाँ कार्बोज, प्रथिन, स्निग्ध, जीवन सत्व और उसके बाद अब जो हिस्सा आ रहा है वह है पानी का। वह भी एक महत्वपूर्ण घटक है हमारे शरीर के लिए। देखिए, हमारे शरीर में साधारणतः 65 से 70% पानी होता है। प्रत्येक कोशिका में कोशिका के द्रव्यमान के लगभग 70% पानी ही होता है। रक्त में भी रक्त द्रव्य के 90% पानी ही होता है। शरीर में पानी की थोड़ी सी भी कमी हो जाने पर कोशिका और उसके द्वारा के साथ शरीर का भी कामकाज बिगड़ जाता है। इसलिए पानी भी एक अत्यावश्यक पोषक तत्व है। शरीर के लिए पानी भी अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके अलावा पानी हो गया। अब इसके अलावा कुछ
उपर्युक्त सभी पोषक तत्वों के साथ साथ तंतुमय पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। वैसे तो तंतुमय पदार्थों को हम पचा नहीं सकते, परंतु अन्य पदार्थों के पाचन में और अपचित भोजन को बाहर निकालने की क्रिया में उनकी बहुत सहायता होती है। हरी सब्जियां, फल, अनाज, इनमें रेशेदार पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा मुख्य रूप से संतुलित आहार के अंतर्गत कार्बोज, प्रोटीन, स्निग्ध, जीवन सत्व, खनिज लवण और पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर रेशेदार पदार्थों की बात हो रही है, जो कि हमें हरी सब्जियाँ, फल और अनाज द्वारा प्राप्त होता है। ये जो रेशेदार पदार्थ होते हैं, इन्हें तंतुमय पदार्थ भी कहते हैं। ये जो होते हैं हमारे शरीर में पोषक तत्वों के साथ इसे हम ग्रहण करते हैं, हाँ, लेकिन यह जो होता है इनका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। तो ये अपचित, मतलब जो हम आहार ग्रहण करते हैं उनमें कुछ जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वज्र पदार्थ होते हैं, अपचित जो भोजन होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए ये सहायता प्रदान करते हैं, मतलब उत्सर्जन संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक था भोजन के विभिन्न घटकों द्वारा प्राप्त होने वाले ऊर्जा, यह समाप्त हुआ। अब अंतिम जो टॉपिक है कोशिका विभाजन, एक आवश्यक जीवन प्रक्रिया, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बताइए, तो इसके अंतर्गत टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसे कि इस साल के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है। कोशिका विभाजन एक आवश्यक जीवन प्रक्रिया, तो इस यहाँ पर सीधी सी बात है, हम कोशिका विभाजन के लिए पढ़ेंगे कि वो हमारे या किसी भी सजीव के लिए कोशिका विभाजन कितना महत्वपूर्ण है। उसी से संबंधित इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे था, क्वेश्चन वही पूछा गया था जो कि आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। हालांकि इसे इस बार के लिए हटा दिया गया है। तो कोशिका विभाजन, इन क्वेश्चन को हटा दिया गया है, ये टॉपिक रखा गया है। कोशिका विभाजन एक जीवन प्रक्रिया, इसे अब हम पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन यह कोशिका के और सजीवों के अनेक गुणधर्मों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म है। इसी गुणधर्म के कारण एक सजीव से दूसरे नए सजीव का निर्माण हो सकता है। बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर की वृद्धि हो सकती है, शरीर में होने वाली क्षति पूरा होता है। तो देखिए कोशिका विभाजन किस लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण क्यों है, उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है कि एक सजीव से दूसरे सजीव के निर्माण के लिए ये आवश्यक है। इसके अलावा बहुकोशिकीय सजीव के शरीर की वृद्धि हो सकती है, शरीर में होने वाली जो क्षति होती है उसकी भी पूर्ति इसके द्वारा ही होती है। तो कोशिका विभाजन के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धगूढ़सूत्री विभाजन। तो ये 2 प्रकार हैं। समसूत्री विभाजन जो होता है वह कहाँ पे होता है, कायिक कोशिका और मूल कोशिका, इन दोनों के अंतर्गत समसूत्री विभाजन होता है। जबकि अर्धगुणसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं द्वारा होता है। जनन कोशिकाओं में अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है। कोशिका विभाजन का अध्ययन करने से पूर्व हमें कोशिकाओं की रचना की जानकारी होना आवश्यक है। कोशिका की रचना का अध्ययन हम इसके पहले कर चुके हैं। प्रत्येक केंद्र की कोशिका में एक केंद्रक होता है। इसके अलावा अन्य कोशिका अंगक भी होते हैं। इस जानकारी के आधार पर हम दोनों प्रकार की कोशिका विभाजन का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, थोड़ा याद कीजिए गुणसूत्रों का आकार कैसा होता है, इसके भागों के नाम। तो यह कक्षा 9वीं में हम पढ़ के आए हैं। हालांकि इस बार के में जो पोर्शन में से यह जो क्वेश्चन है उसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो संबंधित डायग्राम है, डायग्राम आप देख सकते हैं। यह गुणसूत्र का डायग्राम है जो कि पूर्व कक्षा में 9वीं में आप पढ़ के आए हैं। ये गुणसूत्र की भुजा है, इसे पी भुजा कहते हैं। यहाँ पे गुणसूत्र बिंदु होता है, ये है क्यू भुजा और ये है डीएनए। ठीक है, इसे ध्यानपूर्वक रखिए, ध्यान से। अब इसके बारे में यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वह कोशिका विभाजन का दोनों पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धगुणसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर सबसे पहले समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। कायिक कोशिका और मूल कोशिका ये समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, कायिक कोशिका और मूल कोशिका, ये दोनों कोशिकाएं जो होती हैं उनका विभाजन समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन मुख्यतः 2 सोपानों में पूर्ण होता है। 2 सोपान है, 2 चरण है। पहला जो चरण है वह प्रकल विभाजन
अर्थात केंद्रक का विभाजन, और दूसरा जो सोपान है, जो दूसरा चरण है वह है परिकल विभाजन अर्थात जीव द्रव्य का विभाजन। ठीक है, तो इन दो चरणों में यह पूरा होता है। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन हम पढ़ेंगे जो कि 4 चरण में पूर्ण होता है। तो उससे थोड़ा सा हम डायग्राम के द्वारा भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला 4 चरण है। 4 चरणों के अंतर्गत जो सबसे पहली अवस्था है पूर्वावस्था, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। केंद्रकीय विभाजन की पूर्वावस्था में मूलतः बहुत ही नाजुक धागे जैसे गुणसूत्रों का वलीभवन होता है। तो पूर्वावस्था में मतलब गुणसूत्र शुरुआत में कैसे रहते हैं उसके बारे में बताया गया। तो शुरुआती जो दौर है उसमें क्या है, नाजुक धागे बताया गया है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। यह है पूर्वावस्था की पूर्व की अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर यह देख सकते हैं, यहाँ पे कोशिका का आवरण है, यहाँ तारक केंद्र है, ये गुणसूत्र है, ये जो गुणसूत्र है लंबे धागे अनुसार दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर केंद्रिका है, केंद्रक का आवरण ये है, और ये जो पूरा भरा हुआ है यह कोशिका द्रव है। यह पूर्वावस्था के पूर्व की अवस्था है जिसके बारे में पहले लाइन में बताया गया है। क्या है, केंद्रकीय विभाजन की पूर्वावस्था में बहुत ही नाजुक धागे और गुणसूत्रों का वलीभवन। हाँ, इसके बाद क्या होता है, पूर्वावस्था के पहले की अवस्था बताया, बाद में क्या होता है उससे भी दूसरा डायग्राम द्वारा दिखाएंगे। इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जिसमें लंबाई में छोटे और आकार में, तो यहाँ पे क्या क्या बताया, गुणसूत्रों का वलीभवन होता है, वे इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, मतलब उसका जो लंबाई है वह कम होने लगती है। छोटे आकार में मोटे होकर अर्ध गुणसूत्र जोड़ियों के साथ दिखाई देने लगते हैं। तारक केंद्र द्विगुणित होता है और प्रत्येक तारक केंद्र कोशिका के विपरीत सिरों पर जाते हैं। केंद्रकावरण और केंद्रिका लुप्त होने लगती है। तो उसके बाद की जो अवस्था है उसके बारे में है, ये देखिए ये डायग्राम है। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो लंबे धागे नुमा था वह गुणसूत्र अब अर्ध गुणसूत्रों में रूपांतरित हो गया है। तारक केंद्र यहाँ पर देखिए केंद्रिका है, ठीक है, गुणसूत्र बिंदु है, केंद्रक का आवरण है। यह पूर्वावस्था के पश्चात की प्रावस्था है। और जब यह प्रक्रिया होने लगती है, जैसा कि वहाँ पे बताया गया कि क्या लुप्त हो जाता है, केंद्रिका आवरण और केंद्रिका ये लुप्त हो जाती है, तो वह हिस्सा आता है मध्यावस्था का हिस्सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रिका और केंद्र का आवरण जो है वह क्या हुआ है, लुप्त हो चुका है। तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखने का डायग्राम द्वारा प्रयत्न करेंगे समझने का। तो मध्यावस्था में केंद्रावरण पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। सभी गुणसूत्रों का घनीभवन पूर्ण होकर प्रत्येक गुणसूत्र उसके अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। सभी गुणसूत्र कोशिका के विषुववृत्तीय प्रतल के समांतर अवस्था में संरचित होते हैं। तो जो लंबा धागा था वह देखिए गुणसूत्र हो गया, बराबर गुणसूत्र के रूप में हो गया, ये अर्ध गुणसूत्रों के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विषुववृत्तीय प्रतल पर यह दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, यह मध्यावस्था है। तारक केंद्र है, ये इसे तुर्क तंतु कहते हैं। विषुवत प्रतल है और एक गुणसूत्र बिंदु हुआ, यह मध्यावस्था है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए संरचित हो जाए दोनों तारक केंद्रक और प्रत्येक गुणसूत्र वे बिंदु के बीच लचीले प्रथिनों के धागे तुर्क तंतु का निर्माण होता है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया। यह तारक केंद्र है और एक गुणसूत्र है और एक गुणसूत्र बिंदु है, तो इनके बीच में यह जो है यह तुर्क तंतु की अवस्था है। ठीक है, अब आगे पश्चावस्था, अंतिम जो अवस्था है उसमें क्या होता है, पश्चावस्था में उन धागों की सहायता से गुणसूत्र का बिंदु का विभाजन होकर प्रत्येक गुणसूत्र की अर्ध गुणसूत्र जोड़ी अलग होकर विपरीत दिशा में खींची जाती है। तो यह वह अवस्था है, आप देख सकते हैं, यह वह अवस्था है। यहाँ पर देखिए जो दो जोड़ी थी, देखिए ये गुणसूत्र के पहले वाले मध्यावस्था थी वहाँ पर, तो अब ये अर्ध गुणसूत्र जो है वह अलग होकर विपरीत दिशा में देखिए खींचे चले जा रहे हैं। देखिए ये है गुणसूत्र तंतु, गुणसूत्रीय तंतु, सतत तंतु है, ये डॉटेड लाइन जो है ये अर्ध गुणसूत्र दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, संतृप्ति गुणसूत्र कहलाने लगते हैं
ये आंतर क्षेत्रीय, इन दोनों के बीच का जो है वह आंतर क्षेत्रीय तंतु कहलाता है। तो इसी के बारे में अभी बात हो रही है। अलग अलग हुए अर्ध गुणसूत्र को संतति गुणसूत्र कहते हैं। उस समय ये खींचे जाने वाले गुणसूत्र केले के धड़ के जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार गुणसूत्रों के दो समूह कोशिकाओं के दोनों सिरे पर पहुंचाए जाते हैं। अब आता है अंतिम है अंत्यावस्था। अंत्यावस्था में क्या होता है? अंत्यावस्था में कोशिका के दोनों सिरों तक पहुँचे हुए गुणसूत्र अब विसंगनित होकर खुल जाते हैं, जिससे वे फिर से नाजुक धागों के जैसे पतले होकर लुप्त हो जाते हैं। दोनों सिरों तक पहुँचे हुए गुणसूत्रों के समूहों के चारों ओर केंद्रकावरण निर्माण होता है। अब इस प्रकार एक कोशिका में दो संततिक केंद्रक निर्मित होते हैं। संततिक केंद्रक में केंद्रिकाएं भी दिखाई देने लगती है और तुरक तंतु पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से केंद्र का विभाजन हुआ। अंत्यावस्था की लास्ट डायग्राम जो है वह मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखिए यह जो अंतिम अवस्था है, अंतिम यहाँ पे देखिए तारक केंद्र का आवरण आ गया है, केंद्रिका आ गई है, कोशिका आवरण का आकुंचन हो रहा है, गुणसूत्र है, तारक केंद्र है और यह है केंद्रिका। तो इस प्रकार से यह होता है, उनका संकुचन होने लगता है। संकुचन होकर वे एक दूसरे से विभक्त हो जाते हैं। देखिए आगे, तो ठीक है, इस प्रकार से केंद्र का विभाजन हो गया। अब है जीव द्रव्य। यहाँ पे देखिए केंद्र का हो गया विभाजन। अब जीव द्रव्य का विभाजन कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, डायग्राम भी देख सकते हैं। तो जीव द्रव्य विभाजन में कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर दो नई कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें की संतति कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रक्रिया में कोशिका के विषुवत प्रतल के समांतर एक दरार का निर्माण होकर धीरे धीरे वह धंसती जाती है और दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। वनस्पति कोशिका में इस प्रकार की दरार का निर्माण न होकर कोशिका द्रव्य के बीचों बीच एक कोशिका पटल का निर्माण होकर जीव द्रव्य का विभाजन होता है। तो यह जो था वो प्राणी कोशिका के बारे में, जबकि वनस्पति कोशिका में दरार का निर्माण न होकर कोशिका द्रव्य के बीचों बीच कोशिका पटल का निर्माण होकर जीव द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, तो यह था जो हमने पढ़ा हुआ समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ा। अब इसका क्या लाभ है उसके बारे में देख लेते हैं। समसूत्री विभाजन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ है? जैसा कि वहाँ पे हमने देखा कायिक कोशिका और मूल कोशिका के में होता है यह। तो शरीर की वृद्धि के लिए मुख्य के लिए यह आवश्यक है। शरीर में होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए, जख्मों को भरने के लिए, सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो यह था समसूत्री विभाजन के बारे में। अब अर्धसूत्री विभाजन, जिसे कि दो डायग्राम के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है। अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में पूरा होता है। अर्धसूत्री विभाजन भाग 1 और भाग 2। तो ये भाग 1 का डायग्राम है, जहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 ये पूर्वावस्था है, 5 अवस्था है, बाद में यह मध्यावस्था 1। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला नाजुक धागे जैसा ही रचना थी, होते होते जिस प्रकार से यहाँ पे हुआ वैसे ही यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। मध्यावस्था, फिर पश्चावस्था, फिर उसके बाद दो समूह में हो जाता है इसका विघटन, 2 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। बाद में आगे वाले जो भाग होता है, ये जो 2 अगुणित कोशिकाएं होती हैं वही पूर्व जैसे समसूत्री विभाजन होता है बताया गया, उसी के द्वारा, उसी के स्टेप से चलते हुए इनका यहाँ पर 4 भागों में विभाजन हो जाता है। तो उसी को यहाँ पे लिखा है। भाग 1 में सजातीय गुणसूत्रों का जनुकीय विचरण, जनुकीय पुनः संयोग होता है, जिससे वे सजातीय गुणसूत्र 2 समूहों में विभाजित होकर 2 अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं। यह पहले वाले के बारे में था। अब ये जो 2 अगुणित हैं वही आगे चलकर यह समसूत्री कोशिका विभाजन की जैसा ही पूरी प्रक्रिया चलती है और बाद में उनका 4 अगुणित विभाजन कोशिका में उसका विभाजन हो जाता है। उसके बारे में यहाँ पे है, पढ़ते हैं। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन भाग 2 यह समसूत्री विभाजन के जैसा ही होता है। इसमें भाग 1 में तैयार हुए 2 अगुणित कोशिकाओं का विभाजन होकर उसमें 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। युग्मक और बीजाणु का निर्माण होने वाली प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है। तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन है वह मुख्य रूप से कहाँ होती है? युग्मक और बीजाणु का निर्माण करने वाली प्रक्रिया है। इस कोशिका विभाजन की पद्धति में एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं।
इस कोशिका विभाजन के समय सजातीय गुणसूत्रों में पारगति होकर जनकों का पुनः संयोग होता है, जिससे बनने वाली चारों संतति कोशिकाएं, नवजात कोशिकाएं जनकीय दृष्टि से जनक कोशिका और एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार से यह टॉपिक हुआ समाप्त। उसके बाद का यह जो पार्ट है यह कट कर दिया गया है इस साल के लिए, ठीक है। तो